नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर नंबर 19। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं हमारे जो राजस्थान करंट अफेयर्स के सूजे सार के जो नोट्स है वो आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए गए मेरे दोस्तों। लेकिन अब आप लोगों को एक दिन करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, एक दिन मॉडल पेपर मिलेगा, एक दिन करंट अफेयर्स एक दिन मॉडल पेपर, ताकि हमारे जो मॉडल पेपर वाली सीरीज है ये भी चलती रहे। क्योंकि इस मॉडल पेपर वाली सीरीज में भी मैं आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण शानदार जो करंट अफेयर्स के सवाल है वो भी लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों, जो पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए और आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट जो भी हम कहेंगे राजस्थान जीके के जो प्रश्न है वो दोस्तों शानदार 50 प्रश्नों का जो दमदार वाला जो ग्रुप है वो जो आप लोगों के सामने मैं हाजिर कर रहा हूं मेरे दोस्तों। आप लोगों को मॉडल पेपर वाली क्लास बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आ रही है। इसी तरीके से आपका प्यार, साथ और विश्वास दोस्तों इसी तरीके से बनाए रखिएगा और मैं आप लोगों के लिए दुगनी रफ्तार से मेहनत करता रहूंगा भाई। पूरी गुरुदीप क्लासेस की टीम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करिए मेरे दोस्तों, है ना। दिवाली की इस पावन त्योहार पे भी आप लोगों की जो क्लासें हैं वो निरंतर आती जा रही है। बिल्कुल, तो ये आप लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना है जब तक हमको मंजिल नहीं मिल जाए, जब तक हम रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं ले ले। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। हाँ, राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण आप सभी को, हाँ गुड इवनिंग आप सभी को, बिल्कुल है ना। मेरे प्यारे सभी साथियों का स्वागत है, जय श्री कृष्ण आप सभी को भाई। हाँ चलो भाई, अब क्लास शुरू करें, तो कि बिना देरी करें आज की क्लास शुरू करते हैं भाई। चलो पहला सवाल ले भाई। पहला सवाल क्या करा है, देखो, बडली स्टोन एपिग्राफ या एपिग्राफ को हम कहते हैं शिलालेख चिन्हित किया गया है। बडली स्टोन जो है शिलालेख जो है बडली शिलालेख है, ये किस भाषा में चिन्हित किया गया भाई? संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में, खरोष्ठी पांडुलिपि में या प्राकृत पांडुलिपि में? दोस्तों, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अभी हम कहें कि 7-8 मॉडल पेपर पहले भी ये सवाल आया था। बडली स्टोन जो है मेरे दोस्तों ये हमको कहां से मिला भाई? मिलोट माता मंदिर। कहां से मिला भाई? मिलोट माता मंदिर। और ये मिलोट माता मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखना। और ये हम कहें कि सम्राट अशोक के काल से पहले का ये जो हमको बडली शिलालेख दोस्तों देखने को मिलता है। ये इसकी भाषा तो संस्कृत है, लेकिन लिपि कौन सी मेरे दोस्तों? ब्राह्मी पांडुलिपि में। भाषा तो संस्कृत है लेकिन ब्राह्मी पांडुलिपि में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बडली स्टोन किस, है ना, किस पांडुलिपि में चिन्हित किया गया भाई? ब्राह्मी पांडुलिपि। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से मेरे साथ जवाब देते हुए चलना है और देखना कि भाई कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, राम राम आप सभी को, राधे राधे, है ना, जय श्री राम आप सभी को भाई। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कर रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा? दोस्तों, आप सब जानते होंगे प्रताप सिंह बारट। हाँ भाई, राजस्थान के हम कहें कि भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में जन्म लेने वाले प्रताप सिंह बारट। हाँ भाई, जिनकी हम कहें कि दुश्मनों ने भी तारीफ करी। हाँ, जिगरा इतना होना चाहिए कि हमारे जैसे हमारे कमेंट बॉक्स में जो हमको नहीं चाहने वाले जो हमारी तारीफें करते हैं, हाँ भली बुराई वाली तारीफ है, लेकिन वो भी हमको क्या लगती है? तारीफ लगती है। ऐसे ही हम कहें कि हाँ, हम कहें कि ब्रिटिश सत्ता के, है ना, इस हम कहें कि निरुकुंज शासन के जो जो बड़े बड़े जो व्यक्ति थे, इन लोगों ने भी हमारे प्रताप सिंह बारट की तारीफ करी है। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा भाई आप लोगों का। क्लीवलैंड। कौन थे भाई? क्लीवलैंड थे, जिन्होंने प्रताप सिंह बारट की तारीफ करी और क्या कहा? मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बनारस षड्यंत्र केस में इनको 5 साल की कठोर कारावास की सजा हुई थी। ध्यान रखना, बनारस षड्यंत्र केस, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना प्रताप सिंह बारट को। हाँ चलो भाई, अगर मेरा कोई साथी हो जो गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना भाई। हाँ ठीक है, लिंक आप लोगों को लिंक आप लोगों के पिन कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपडेट आपको कहां मिलेगी? इसी गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे भाई? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हमीर? भाई यहां ये कह रहा है कि सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे। हम जानते हैं दोस्तों, मेवाड़ जो राजवंश है, ये हम कहें कि राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु विश्व का सबसे बड़ा राजवंश माना जाता है, जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। पहले मेवाड़ पे गुहिलों का शासन था। हम कहें कि बप्पा रावल ने गुहिल वंश की स्थापना करी थी और रावल रतन सिंह। स्थापना तो किसने करी थी भाई? बप्पा रावल ने। हाँ, ये तो गुहिल वंश के संस्थापक थे। और इसी गुहिल वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था भाई? रावल रतन सिंह। और ये जो रावल रतन सिंह है, ये हम कहें कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
उसके बाद मेरे दोस्तों गुहिल वंश यही खत्म हो गया। उसके बाद आया हमारे सिसोदिया वंश आया, और सिसोदा जो गांव के जो थे कौन, राणा हमीर। राणा हमीर जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, इन्हीं के है ना, राणा हमीर के बाद ही जितने भी मेवाड़ के अगले जो सिसोदिया वंश के जो है ना, जो भी आगे राजा महाराजा हुए, इनके नाम के आगे राणा लगना, ये जो महाराणा या राणा जो लगता है वो राणा हमीर के नाम से शुरू हुआ। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे भाई, राणा हमीर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या करा भाई, सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम खेराबाद करके क्या कर दिया था भाई, है ना, खेराबाद करके किसे सौंपा भाई, ध्यान रखना भाई। क्या हमको प्रश्न भी कुछ कुछ चीजें तो हमको दे रहा है कि भाई सिवाना दुर्ग पर है ना इसी अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, और है ना हमला करके इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, खेराबाद। ये तो हमको ध्यान रखना है। उसके बाद ये दुर्ग किसे सौंप दिया था भाई, एक उल्लुक खां, नुसरत खां, कमलुद्दीन गर्ग, या फिर मोहम्मद शाह भाई। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करना मेरे दोस्तों। ध्यान रखना भाई, अलाउद्दीन खिलजी के 4 साके हुए थे, 1301 में रणथंभौर का, 1303 में चित्तौड़गढ़ का, 1308 में सिवाना का, और 1311 में जालोर का। लेकिन मेरे दोस्तों कहीं कहीं आपको ये डेट 1308 ईस्वी मिलेगी, और हम कहें कि राजस्थान, हाँ, ये जो हमारी कक्षा 10 वाली जो किताब है ना, ये जो कक्षा 10 वाली जो ये वाली जो किताब है, इस किताब में बताया हुआ है 1310 ईस्वी। तो ये आप लोगों को दोनों ही ध्यान रखना मेरे दोस्तों। वैसे ऐसे कंट्रोवर्सी वाला जो सवाल है वो परीक्षा में नहीं आता है। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों का, है ना, कमलुद्दीन गर्ग। ये जो सिवाना जो किला है इसका नाम खेराबाद करके कमलुद्दीन गर्ग को सौंप दिया था। ये वही नुसरत खां जो भी रणथंभौर के किले में मारा गया था, और रणथंभौर किले को हम कहेंगे प्रशासक किसे नियुक्त किया था भाई, इसी उल्लुक खां को नियुक्त किया था। ये हमको ध्यान रखना। ये मोहम्मद शाह और केबरू, अगर मैं कहूँ कि मोहम्मद शाह के साथ में एक नाम और जोड़ दो, मोहम्मद शाह और केबरू, तो दोस्तों इनको हमारे जो हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। ये अलाउद्दीन खिलजी के है ना भागे हुए जो सेनापति थे, इनको शरण किसने दी थी भाई, 2 मंगोल आक्रमणकारी कौन थे, ये 2 ही थे, मोहम्मद शाह और केबरू, जिनको हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। तो ये हमको ध्यान रखना दोस्तों। पिछली परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी सीधा सीधा सा परीक्षा में बनेगा। सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में भगवान शिव के 12 शिवलिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। कितने ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं भाई, टोटल हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। और हम कहते हैं कि है ना, हम राजस्थानी मानते हैं कि एक ज्योतिर्लिंग हमारे राजस्थान में भी है, पर वास्तव में नहीं है। वास्तव में कोई भी ज्योतिर्लिंग हमारे राजस्थान में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या मानते हैं कि हमारे सवाई माधोपुर के शिवाड़ में, हाँ ध्यान रखना भाई, हम कहें कि शिवरात्रि जो हम है ना, शिवरात्रि मेला कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर के शिवाड़ में लगता है। और हम कहें कि शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है, तो करौली के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और कौन से महादेव जी भाई, घुसमेश्वर महादेव, इनका 12वां ज्योतिर्लिंग है ना। कोई पूछे कि शिवाड़ में जो घुसमेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो है ना कौन सा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग। पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना कि भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग हमारे राजस्थान के शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि शिवाड़ में तो क्या लगता है, महाशिवरात्रि मेला, और शिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर लगता है। अगला देखो भाई, बूंदी के तारागढ़ किले में रंग महल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया भाई, राव राजा बर सिंह, राव राजा उमेद सिंह, राव राजा शत्रुसाल सिंह, या राव राजा बुद्ध सिंह। भाई ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। रंग महल का निर्माण किसने कराया, एक तो दोस्तों हम जानते हैं कि बूंदी के तारागढ़ किला, बूंदी के तारागढ़ का जो निर्माण है वो तो 1354 में राव बरसिंघाड़ा ने कराया। किसने कराया भाई, बरसिंघाड़ा ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण कराया। कोई पूछे कि राव राजा उमेद सिंह ने क्या कराया, तो कि चित्रशाला का निर्माण कराया। कौन सी शाला भाई, चित्रशाला का निर्माण कराया। ठीक है, ये भी हमको याद रहेगा। और कोई पूछे कि रंग महल का निर्माण किसने कराया, तो कि राव शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण कराया। तीनों ही चीजें आप लोगों को मैंने ऑप्शन में इसी तरीके से दी गई भाई, ताकि आप लोगों को याद रहे कि बरसिंघाड़ा ने तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण कराया है, राव राजा उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण कराया, और शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण कराया। तीनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। और इसी बुद्ध सिंह के समय पहली बार हम कहें कि राजस्थान में पहली बार मराठों का जो हस्तक्षेप है वो कहाँ हुआ था, बूंदी की राजनीति में हुआ था। 1734 ईस्वी में बूंदी की राजनीति में मराठों का पहला हस्तक्षेप इसी बुद्ध सिंह के समय हुआ। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर या हनुमानगढ़। हम जानते हैं दोस्तों, हाँ भाई गोगा जी जिसे है ना जिन्हें महमूद गजनवी ने जाहिर पीर की उपाधि, जाहिर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। और ये हमसे पूछा भाई गोगा जी की जो समाधि है भाई गोगामेड़ी, एक तो हम जानते हैं शीर्ष मेड़ी,
कौन सी भी? शीर्ष मेडी, जहाँ पे इनका है ना हम कहें कि शीर्ष गिरा था, और ये शीर्ष मेडी के नाम से वही स्थान प्रसिद्ध है जहाँ पे गोगा जी का जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था भाई? ददरेवा चूरू के अंदर। और एक हमसे पूछ रहा गोगा मेडी, गोगा मेडी वही स्थान है जहाँ पे गोगा जी का दड़ गिरा था। और दड़ कहाँ गिरा था भाई? नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़, ये हमको ध्यान रखना है। और यहाँ मेला कब लगता है भाई? गोगा नवमी कब आती है? ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आती भाई? गोगा नवमी आती है, ये भी हमको ध्यान रखना। कोई पूछे, एक बार आरपीसी ने पूछा हुआ कि किसान जो हल जोतते समय गोगा जी के नाम की कितनी गांठों वाली रखड़ी बांधते भाई? ध्यान रखना, 9 गांठों वाली रखड़ी बांधते। कितने गांठों की रखड़ी बांधते भाई? आरएस में पूछा गया सवाल है 2021 में कि गोगा जी के कितनी गांठों वाली रखड़ी बांधते? 9 गांठों वाली। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि हम कहें कि जो ये है ना जितने भी किसान भाई है, ये हल जोतते समय कौन से लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो कि तेजा जी के जीवनी के, है ना, कि लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादो, आपने सुना ही होगा। तो ये कोई पूछे कि 9 गांठों वाली रखड़ी तो गोगा जी के नाम के बांधते हैं और तेजा जी के लोग है ना जीवनी के गीत गाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है भाई? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। भाई झाड़ावाड़, हाँ हमको पता है भाई, राजस्थान में मेन 4 स्कूलें थी, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। अब पूछा भाई झालावाड़ शैली जो है राजपूत पेंटिंग्स की, ये किस स्कूल का, या हम कहेंगे किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? आप लोगों को सिंपल सा पता है, ये तो हमसे कोई आंख बंद करके भी पूछे, हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों के एकदम शानदार शानदार सही से जवाब आ रहा है। आंख बंद करके भी पूछे तो हम क्या बताएंगे भाई? हाड़ौती। कोटा हो चाहे बूंदी हो, 12 में तो खैर कोई चित्रकला था ही नहीं। कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों हम कहें कि हमारे हाड़ौती हाड़ौती स्कूल का हिस्सा था। ये मेरे दोस्तों रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए राजस्थान करंट अफेयर्स के बहुत ही शानदार एकदम सुजस सार जो है वो हमने एक ही जगह आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। हम कहें कि अभी दिवाली ऑफर में आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से मात्र 75 रुपए में नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें केवल नोट्स नहीं मेरे दोस्तों, आप लोगों को 12 महीने के टेस्ट भी मिलेंगे एकदम शानदार। आप एक बार डेमो पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, एक बार आप डेमो पीडीएफ जरूर देखना। और जो मैंने जो क्लासें करवाई हुई है, मैंने आप लोगों को दोस्तों मंत्रिमंडल की क्लास अभी वर्तमान में पदाधिकारी की क्लास करवा दी, मंत्रिमंडल की क्लास करवा दी और बजट की क्लास करवा दी। आप जब अगर ये क्लासें देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यार वास्तव में ये जो बिल्कुल मेहनत पे कंटेंट पे बहुत शानदार तरीके से काम करवाया, जिसमें 16वीं विधानसभा, 18वीं लोकसभा, एक प्रश्न मैं कर रहा हूं दोस्तों हमारे एग्जाम में, है ना, हमारा बिल्कुल किसी प्रकार से हमको सिलेक्शन से वंचित नहीं करवाएगा। और आप लोगों ने दोस्तों बिल्कुल आप लोगों ने जो भरोसा बताया है, आप लोगों ने गुरुदेव क्लासेस की टीम पे जो भरोसा बताया है, उस भरोसे पर खरा उतरने की जिम्मेदारी आपके भाइयों की, मेरे साथियों। अगला सवाल देखो, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है भाई? हाँ भाई, घेर लोक नृत्य जो मेवाड़ में किया जाता है, कब किया जाता है भाई? बच्चे के जन्म पर, होली पर, विवाह पर या मानसून में। घेर लोक है ना, घेर जो लोक नृत्य मेरे दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है ना, पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है भाई? तो कि घेर लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? एक तो हमारे मेवाड़ का फेमस है, एक हमारे कडाना बाड़मेर का फेमस है। दोनों ही जगह ध्यान रखना, कडाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर, यहाँ का फेमस है। ठीक है भाई, मेवाड़ और कडाना बाड़मेर का घेर लोक नृत्य ध्यान रखना मेरे दोस्तों, होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है भाई? होली के अवसर पर। पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा भाई? घेर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे घूमर होती है वैसे घेर होती है, घूमर महिलाएं करती है, घेर पुरुष करते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला देखो भाई, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया भाई? कालीराम कायस्थ, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। एक एकदम शानदार प्रश्न है, और जितना ये प्रश्न शानदार है दोस्तों, उससे कई शानदार मैं आप लोगों को इस प्रश्न की व्याख्या देने वाला हूं। एक एक व्याख्या दोस्तों इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट होने वाली है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ध्यान रखना दोस्तों कि है ना, राजपूताना शब्द का सबसे पहला प्रयोग तो किसने किया भाई? जॉर्ज थॉमस ने किया, ये तो हमको पता है ना। कब किया भाई? 1800 के अंदर, 1800 के अंदर। और इनकी जो किताब थी कौन सी भाई? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कौन सी किताब थी भाई? ध्यान रखना नाम, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। आप किताब का नाम याद रख लेना, ऑफ जॉर्ज थॉमस। और ये किताब किसने पब्लिश की थी भाई? मैं हम कहें कि विलियम फ्रैंकलिन। किसने करी थी? विलियम फ्रैंकलिन है ना, ने ये किताब जो है वो हम कहें कि जॉर्ज थॉमस के ऊपर ये किताब लिखी थी। और है ना, इसी किताब में राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन और एक हम जानते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या कहा भाई? राजस्थान, या एक नाम हमको मिलता है रजवाड़ा, या एक नाम हमको मिलता है हम है ना राजस्थान, रजवाड़ा या फिर राजस्थान। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
और कर्नल जेम्स टोड की किताब कौन सी थी भाई, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर इसी किताब का एक नाम वो मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक। एक दोस्तों हम जानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, कौन है भाई, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, जिन्होंने 1912 के अंदर किताब लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसी किताब के अंदर इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया, ये भी आप लोगों को पता है। एक दोस्तों कालीराम कायस्थ, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कालीराम कायस्थ ने दोस्तों 1793-94 के अंदर एक किताब लिखी थी तारीख ए राजस्थान, कौन सी भाई, तारीख ए राजस्थान। और इसी तारीख ए राजस्थान किताब के अंदर हम कहें कि कालीराम कायस्थ ने कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस और अब्राहम ग्रेसन, इन सबसे पहले राजस्थान के लिए कौन सा शब्द काम में लिया था भाई, राजस्थान, कौन सा भाई, राजस्थान, है ना, राजस्थान नहीं, राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का जो प्रथम प्रयोग वो किसने किया था, कालीराम कायस्थ ने। 1793 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह के कहने पर उन्होंने किताब लिखी थी तारीख ए राजस्थान, और इसी किताब में इन्होंने राजस्थान के लिए क्या नाम दिया भाई, राजस्थान, है ना, ध्यान रखना है। ये आप लोगों को जो फैक्ट है दोस्तों, एक एक फैक्ट आप लोगों के एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूं आप लोगों की परीक्षा में सीधा सीधा से यहां से सवाल बनेगा। और ये कालीराम कायस्थ की जानकारी अगर आप लोगों के नोट्स में नहीं हो मेरे साथियों, तो आप लोग इसको ऐड जरूर कर लेना। अगला अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन लोक नाट्य भवई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, एक अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा ओडन या रासधार। भाई भवाई शैली में जो कौन सा नाटक है वो लिखा गया है जो कि राजस्थान में काफी प्रसिद्ध है भाई। हम जानते हैं दोस्तों, ये नाम तो आपने सुना ही नहीं, ना तो आपने अंजना की सुंदरी सुना है, ना मैना सुंदरी सुना है, ना रामदर सुना है, एक ही सुना है, कौन सा, जसमा ओडन। और ये जसमा ओडन मेरे दोस्तों शांता गांधी ने लिखा, किसने लिखा भाई, शांता गांधी ने लिखा है जसमा ओडन। और ये शांता गांधी का जो नाटक है जसमा ओडन, ये भवाई पे हम कहेंगे भवाई लोक नाट्य पर आधारित है ना। हम कहें कि बागाजी जाट जो केकड़ी के रहने वाले भवाई नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक आप लोगों को एक नाम कंफ्यूज करता है, भानु भारती, कौन भाई, भानु भारती का एक नाटक है पशु गायत्री, भानु भारती का एक नाटक कौन सा भाई, पशु गायत्री। और ये जो भानु भारती का जो नाटक है ना पशु गायत्री, ये गौरी पर आधारित है, कौन से लोक नाट्य पर भाई, गौरी लोक नाट्य। दोनों ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि शांता गांधी का जो नाटक है जसमा ओडन वो भवई पर आधारित है, और एक आपको ध्यान रखना है कि भानु भारती का जो नाटक है पशु गायत्री ये गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, दोनों ही फैक्ट परीक्षा में भर भर के पूछे गए, और आप लोगों के परीक्षा में एक भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने इन क्लासों को आनंद ले लेके जो देख लिया, मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक भी प्रश्न आप लोगों के पकड़ से बाहर नहीं जाने वाला भाई। देखो, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है भाई, ऋषभ देव जी, हम गए ऋषभ नाथ जी, वासु पूज्य, महावीर या फिर नेमिनाथ। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि रणकपुर जैन मंदिर जो हमारे पाली के अंदर है, कौन सी भाई, मथाई नदी के किनारे पर, कौन सी नदी भाई, मथाई नदी के किनारे पर। इसी मंदिर को हम कहेंगे 1044 खंभों का मंदिर भी कहते हैं, या जिसे हम खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। और यहाँ है ना, यहीं पर भगवान ऋषभ देव, और इन्हीं भगवान ऋषभ देव का एक नाम और मिलता है भगवान आदिनाथ। या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि भगवान ऋषभनाथ, या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा, आदिनाथ। तो ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर जैन मंदिर, जिसका निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा, कौन से भाई, महाराणा कुंभा के शासनकाल में हम कहेंगे धरणी शाह ने करवाया। किसने कराया भाई, धरणी शाह ने इसका निर्माण कराया। और है ना, ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर आदिनाथ जी की 4 मुखों वाली प्रतिमा, कितने मुख भाई, 4 मुख है ना। जैसे हम कहेंगे ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, वैसे आदिनाथ जी के भी 4 मुख है, इसीलिए इस मंदिर को चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, चौमुखा जैन मंदिर। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इतने शानदार वाले फैक्ट है ना। मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को राजस्थान जीके हो चाहे करंट अफेयर्स हो, मुंह पे याद कराने की गारंटी लेता हूं मैं। हाँ भाई, मुंह पे याद कराने की गारंटी लेता हूं। चलो भाई अगला देखो, निम्न प्रसिद्ध गजल गायक में से कौन राजस्थान से संबंधित है भाई, प्रसिद्ध गजल गायक है ना, कौन राजस्थान से भाई, एक अनूप जालोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली और पंकज उदास। हाँ भाई, कौन से हम कहें कि गजल गायक है जो कि हमारे राजस्थान के हैं, और राजस्थान के भी कहाँ के भाई, श्री गंगानगर के। कहाँ पे भाई, श्री गंगानगर के हैं प्रसिद्ध गजल गायक। आप लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा। हाँ, आप लोगों ने इनकी प्रसिद्ध जो गजल है या जो प्रसिद्ध जो इनका गाना है वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। होठों से छू दो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। हाँ, सुना ही होगा, है ना। और इनकी एक प्रसिद्ध इनकी गजल भी है ना, ये जो तुम इतने है ना, ये जो तुम इतने अच्छे से मुस्कुरा रहे हो,
क्या गम है जो अपने दिल में छुपा रहे हो। हाँ भाई, ये प्रसिद्ध गजल किसकी है? जगजीत सिंह की। और हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर के निवासी थे। इन्होंने है ना, इनके बेटे की मृत्यु हुई थी और अपने बेटे की मृत्यु पर इन्होंने एक, हम कहेंगे, एक प्रसिद्ध गाना भी लिखा था, है ना। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। हाँ, सुना ही होगा आप लोगों ने। वो प्रसिद्ध किनका भाई? जगजीत सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे राजस्थान की श्री गंगानगर की जो ये महान विभूतियां दोस्तों, इनके बारे में तो एटलीस्ट हमको पता होना ही चाहिए भाई। शानदार। चलो भाई, अगला देखो भाई। हाँ, अगला क्या कर रहा है? 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था भाई? 1818 में जो हम कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान के राजाओं के साथ में जो संधियां करी थी, उन संधियों में जयपुर का शासक कौन था भाई? महाराजा मान सिंह, महाराणा भीम सिंह, राजा विष्णु सिंह या सवाई जगत सिंह। अगर आप लोग दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूं, अगर एग्जाम देने जाओ ना के नहीं जाओ, है ना, बिना मुंह उठाए भी अगर पेपर देने जाओ ना, तो भी इस क्वेश्चन को तो सोल्व कर सकते हो। हाँ भाई, बिना मुंह धोके भी अगर पेपर देने जाओ ना, देखो महाराजा मान सिंह, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज। देखो, महाराणा भीम सिंह तो है ही नहीं, क्योंकि जयपुर के राजाओं के आगे महाराणा लगता ही नहीं। राव विष्णु सिंह, राव इनके आगे, नाम के आगे लगे। अगर कंफ्यूजन होगा तो भी कहां होगा? मान सिंह और जगत सिंह। अब दोस्तों सीधा सीधा सा हमको याद है कि भाई मान सिंह जी या तो हुए थे अकबर के समय, या हुए थे हमारे देश आजादी के समय। दो ही मान सिंह हुए थे हमारे, कहां पे? हमारे जयपुर में। एक तो अकबर के समय हुए थे, एक देश आजादी के समय, मान सिंह प्रथम और मान सिंह द्वितीय। तो कि भाई ये भी गलत है। अब एक ही साफ दिख रहा है, सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह जो थे मेरे दोस्तों, इन्होंने 1818 में जयपुर के, हम कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करी थी। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को ऑप्शन काटने का तरीका सिखा रहा हूं, बिल्कुल पाका कर दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल। हाँ, चाहे प्रश्न नहीं भी आ रहा हो ना, तो भी आप लोगों को काटना सिखा दूंगा मैं। ध्यान रखना, आप लोगों को इसी तरीके से मेरे साथ बन जाना है। पेपर को क्या मैं कर रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन क्या, पेपर को काटेंगे हम एक दिन, फाड़ देंगे पेपर को। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में हमारा जो सिलेक्शन है वो इसी तरीके से सुनिश्चित सिलेक्शन कराएंगे दोस्तों। आप लोगों को बस बने रहना मेरे साथ। चलो भाई, राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड कौन सा था जिसमें किसानों के हत्यारे को सजा मिली भाई? हाँ भाई, किसानों के हत्यारे को सजा मिली थी। ध्यान रखना, हम कहें कि किसान कौन थे, तो ये मुन्ना लाल। कौन थे भाई? मुन्ना लाल और चुन्नी शर्मा। मुन्ना लाल और चुन्नी शर्मा, ये दो क्या थे भाई? किसान थे, मुन्ना लाल और चुन्नी शर्मा। और कोई पूछेगा इनका हत्यारा कौन था भाई? इनका हत्यारा था हमारे, हम कहेंगे ईश्वरी सिंह। कौन था भाई? ईश्वरी सिंह जो था वो इनका हत्यारा था। ठीक है भाई, कौन सा कांड था वो? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र कांड जिनके हत्यारे, हम कहें कि ये जो ईश्वरी सिंह जो हत्यारा था, इसने मुन्ना लाल और चुन्नी शर्मा नामक दो किसानों को मारा था। और ये है भाई जयसिंहपुरा हत्याकांड, जो कब हुआ था भाई? 21 जून 1934। तारीख याद कर लेना भाई, तारीख दिमाग में छाप लेना। हाँ, तारीख दिमाग में छाप लेना। ये तारीखें दिमाग में आप लोगों को छपवाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा भाई, ध्यान रखना। हाँ हाँ, 21 जून 1934 जयसिंहपुरा हत्याकांड, एकमात्र ऐसा हत्याकांड जिसमें किसानों के हत्यारे को सजा मिली। हत्यारा कौन था भाई? ईश्वरी सिंह। जिनकी हत्या हुई भी मुन्ना लाल और चुन्नी शर्मा। ध्यान रखना भाई। चलो अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरणों में हुआ था भाई? राजस्थान का जो गठन जो हुआ था कितने चरणों में हुआ था? 5, 7, 9, 11। हाँ भाई, ये तो बहुत ही लॉलीपॉप वाला सवाल है। क्या सर लॉलीपॉप देके आप तो, है ना, कोई प्रश्न मुश्किल ला रहे हो, कोई प्रश्न लॉलीपॉप जैसा ला रहे हो? तो भाई आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है। ध्यान रखना भाई, 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण शुरू हो गया था। 18 मार्च 1948 को भाई। खत्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। कोई हमसे अगर तारीखें भी पूछ ले तो 18, है ना, हम कहेंगे 18, 25, 18, 30, है ना। उसके बाद हमको क्या याद रखना है? 18, हम कहेंगे देखो 18, 25, 18, 30, उसके बाद 15, 26, 1, 15, 26, 1। ये हमको तारीखें ध्यान में रखनी, ये हमको तारीखें ध्यान रखनी। ठीक है, 7 चरण। कितने चरण हो गए भी? 7 चरण हो गए। ये 7 चरण जो हो गए थे, तो ये राजस्थान का विलय 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ। 8 साल 11, हम कहेंगे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान को एक होने में। और 7 चरणों में, कितने चरणों में दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था भाई। राजस्थान जो है ये 19 रियासतें और 3 ठिकानों में टुकड़ा हुआ था, और इनको टोटल 4 भागों में रखा गया था। ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, ग्रुप बी में रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी, एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी। हाँ भाई, हंसते हंसते कर दोगे। हाँ भाई, हंसते हंसते के, है ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते, और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा आ जाएगी फटाफट,
है ना, और हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा उसमें फटाफट। अगर आप लोगों ने ऐसे प्रश्नों को, हाँ ऐसे लॉलीपॉप वाले प्रश्नों को अपने दिमाग में, अपनी फिंगर टिप्स पे जो बसा लिया, मैं कह रहा हूं दोस्तों आप लोगों को इतना पाका करने की गारंटी ले रहा हूं ना कि बिल्कुल आप लोगों को आंखें बंद करके आप लोग पेपर सोल्व कराने के काबिल में बना दूंगा आप लोगों को। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अंजना देवी चौधरी, ये तो खैर ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो रहा था कि एनी बेसेंट, सरला देवी और सुशीला देवी, इनका संबंध राजस्थान से था ही नहीं। कौन था भाई? अंजना देवी चौधरी मेरे दोस्तों, जो कि राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। इनकी पत्नी थी भाई, वाइफ ऑफ राम नारायण चौधरी। ध्यान रखना। और एक चीज और बता दूं, समस्त रियासती जनता में निर्वासित और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। हाँ, समस्त रियासती जनता में निर्वासित और गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी भाई? अंजना देवी चौधरी, वाइफ ऑफ राम नारायण चौधरी। ध्यान रखना। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? वाल्दा सिरोही किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई? तांबा, लोह अयस्क, फ्लोराइट या फिर टंगस्टन? फटाफट से इसका जवाब दो मेरे दोस्तों। और ये देखो एक प्यारी सी किताब आप लोगों के सामने हाजिर है भाई, सूजत सार राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक सिलेक्शन नोट्स है दोस्तों। मैं कर रहा हूं दोस्तों, अगर ये जो पढ़ ली है आप लोग सिलेक्शन से बिल्कुल वंचित नहीं रहोगे। 100% दावे के साथ कर रहा हूं कि 15 में से 15 प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हैं वो इसी किताब से छपने वाले हैं। हाँ भाई, और आप लोग है ना, ये मत समझना दावा नहीं दोस्तों। हाँ, ये जो वादे है वो तो गलत भी हो जाता है। मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ, है ना, विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि इतनी मेहनत की गई है, सूजस सार एक एक सूजस के पॉइंट को इसमें लिया गया है। और आप लोगों को एमसीक्यू की इतनी क्लासें यूट्यूब पर करवाने वाला हूँ मेरे दोस्तों, इतनी क्लासें करवा रहा हूँ, लेकिन उनके उससे पहले आप लोगों के पास मटेरियल तो होना चाहिए। मटेरियल तो होना चाहिए, तो कि आप लोगों को मटेरियल दे दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लो, रट लो, गोट लो, गुरुदीप पे प्रैक्टिस कर लो, धाप है ना, भर भर के प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करवाने वाला हूँ। चलो भाई, वाल्दा सिरोही शानदार जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों का। ध्यान रखना। टंगस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? टंगस्टन। एक तो हमारे टंगस्टन का डेगाना, आप लोगों को पता ही भाई, डेगाना कहाँ भाई? नागौर के अंदर है। डेगाना कहाँ भाई? नागौर के अंदर। ये टंगस्टन के लिए फेमस है। एक हमारे नाना कराब, हाँ भाई नाना जी, हाँ भाई नाना, ये नाना कराब कहाँ भाई? पाली के अंदर। कहाँ भाई? पाली के अंदर है। और एक हमारे वाल्दा सिरोही के अंदर है। ये तीनों जो जगह है ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के जो घरों में बल्ब देखे होंगे ना, बल्ब, उस बल्ब के पीछे जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। चलो भाई, अगला देखो। अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकरी, स्वर्ण मीनाकरी और महलों और हवेलियों में चित्रा, है ना, चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। सर आज क्या लेकर आए गो यार? आज क्या आपने हलवा ही बना दिया बिल्कुल? हाँ, आज आपने क्या बिल्कुल हलवा ही बना दिया? इतने लॉलीपॉप वाले दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आप लोगों के पेपर में। आप लोग तैयारी करोगे आरएस प्री की और आप लोगों को एग्जाम देना रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का। मैं कर रहा हूं दोस्तों, ऊंट की खाल पर मीनाकरी, उस्ता कला कहाँ की फेमस है भाई? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बीकानेर की फेमस है। ऊंट की खाल पर मीनाकरी कहो चाहे उस्ता करी करो, कहो कहाँ की फेमस है? बीकानेर की प्रसिद्ध है ना। हिसामुद्दीन उस्ता, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन माने जाते भाई? हिसामुद्दीन उस्ता। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1986 के आसपास इनको पद्मश्री मिला भाई। चलो अगला देखो। चोल, निचोल, अंशुक, चोरसो आदि क्या है भाई? ध्यान रखना। चोल, निचोल, अंशुक, चोरसो आदि क्या है भाई? आभूषण के प्रकार, साड़ियों के नाम, में काम आने वाले वस्त्राभूषण या राजस्थान के विभिन्न प्रिंट के प्रकार। हाँ भाई, अभी मेरी जो बहनें अभी है ना, वो इस लायक तो नहीं हुई होगी कि साड़ी पहनती होगी, लेकिन बहुत सारी हमारे जो साथ में हमारी जो बहनें जुड़ी हुई है वो शादीशुदा भी है। अगर वो शादीशुदा भी है तो साड़ियाँ पहनती होगी। और ध्यान रखना बहनों, आपकी साड़ियों के नाम क्या है भाई? चोल, निचोल, है ना, हम कहेंगे ये सारे जो नाम है, चोल, निचोल, अंशुक, चोरसो, ये सब आपकी साड़ियों के नाम है भाई, महिलाओं की साड़ियों के नाम है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ में साझा नहीं है भाई? है ना, कौन सा राज्य, कौन सा जिला, हम कहेंगे कौन सा राज्य है भारत का जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर दिल्ली? हाँ मेरे दोस्तों, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। अच्छा चलो भाई, शानदार, फटाफट से जवाब दे दो। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान की जो आकृति कैसी है भाई? पतंगाकार है ना भाई। टीएच हैंडले ने कहा कि राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। हाँ भाई, पतंगाकार। टोटल हम कहें कि 10.41% पूरे देश का हमारा राजस्थान कवर करता है, और इसमें जो दिल्ली जो है ये सीमा नहीं लगाता। एकदम शानदार वाला जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों का, दिल्ली सीमा साझा नहीं करता। हम कहेंगे सबसे कम सीमा पंजाब साझा करता है 89 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश हम कहें कि 899 किलोमीटर साझा करता है। हरियाणा हम कहें कि हमारे लगभग
1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर रहा हमारे गुजरात, तो गुजरात हमारे 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और फिर हमारे रहा एमपी, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर। कोई पूछे कि सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। सबसे कम कौन करता है, तो पंजाब करता है। और कौन नहीं करता, तो भी दिल्ली नहीं करता। हाँ, उन्होंने दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली है ना, दिल्ली अपने से दूरी। अच्छा चलो भाई, अगला देखो, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदान या हाड़ौती का पठार? हाँ भाई, बनास जो नदी है, बनास बेसिन जो है, बनास नदी तो हमारे कहां से निकलती है भाई? हाँ है ना भाई, फटाफट से जवाब दे दो। बनास नदी निकलती तो इन्हीं है ना, हम कहें कि इन्हीं अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से निकलती, लेकिन बहती कहाँ है? दो मैदान है। एक तो दक्षिणी मैदान को मेवाड़ के मैदान के नाम से जानते हैं, एक उत्तरी मैदान मालपुरा करौली का मैदान। और ये जो मैदान है दोस्तों, पूर्वी मैदानों का हिस्सा है। किसका हिस्सा भाई? पूर्वी मैदानों का। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आएंगे, हाँ ध्यान रखना। चलो भाई, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? ध्यान रखना भाई, पचपदरा जो झील है, खारे पानी की झील है। भले खारे पानी की होगी, लेकिन मैं कहूं दोस्तों, राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ, हाँ भाई, सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो अगर नमक होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो नमक होता है, वो इसी पचपदरा से होता है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसी पचपदरा से होता है। लगभग 98%। कितना भाई? 98% आपको क्या मिलेगा? NaCl। NaCl किसका सूत्र है भाई? हमारे सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं नमक, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। और इसमें सोडियम 98% तक आपको क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड मिलेगा। खारे पानी की झील है पचपदरा, जो कि बाड़मेर में है। अब ये बाड़मेर में नहीं है, अब कहाँ भाई? बालोतरा के अंदर है। अब कहाँ भाई? बालोतरा के अंदर है। तो हमको नए जिले और पुराने जिले दोनों के हिसाब से चलना है। क्या पता एग्जामिनर अभी है ना 2022 में चल रहा हो, तो कि है ना वो नए, अगर पुराने जिले के हिसाब से बताए तो बाड़मेर, और नए जिले के हिसाब से बालोतरा। और पचपदरा खारे पानी की झील कहाँ भाई? बालोतरा में, जहां से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक प्राप्त होता है। और यहाँ के नमक में आपको 98% तक क्या मिल जाएगा भाई? सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है भाई? यहाँ हमको 4 नदियां दी गई है, और हमको पूछा भी कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? उपारेल, बनास, जाखम या फिर गंभीरी? कौन सी नदी हम कहें कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है भाई? हाँ भाई, आप लोगों को फटाफट से जवाब देना भाई, कौन सी नदी नहीं है भाई? बिल्कुल, हाँ जवाब आने शुरू हो गए। शानदार है ना, अव्वल 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 दर्जे का प्रदर्शन, एकदम शानदार जवाब आ रहा है भाई। जाखम नहीं है सर। जाखम किसके सहायक है भाई? माही के सहायक है। हम कहें कि हमारे जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर माही में एक तो सोम नदी मिलती है और एक जाखम नदी मिलती है। सोम और जाखम का संगम कहाँ होता है भाई? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। और वहीं पर संत माऊ जी ने निष्कलंकित संप्रदाय के, हाँ वही संत माऊ जी जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार, कल के अवतार माने जाते हैं। और है ना, उन्हीं संत माऊ जी ने हम कहें कि सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम की। यहाँ पर मेला कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा को, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? यानी कोपेन, कोपेन भाई साहब मैं कह रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, कोपेन, कोपेन भाई साहब जो है हर परीक्षा में छपते हैं। और ध्यान रखना, कोपेन भाई साहब कह रहे हैं कि AW का वर्गीकरण, हम कहें कि AW जलवायु का जो है ना, कौन है भाई? सबसे दक्षिणी क्षेत्र, सबसे उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, या सबसे उत्तरी क्षेत्र? हाँ भाई, आप लोगों ने कभी कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा होगा, तो कि हम अगर राजस्थान में दक्षिण से एंटर करें, तो कि दक्षिण में क्या आता है? AW आता है। तो कि सबसे दक्षिणी भाग में क्या भाई? AW है। उत्तर पूर्वी भाग में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा भाई? ये भी है ना, थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए, CWG। क्या होना चाहिए भाई? CWG। बिल्कुल पश्चिमी भाग में अगर कोई हमको कहे तो क्या है भाई? BWHW। ये बिल्कुल पश्चिमी भाग में, और बीच वाले भाग में मिलेगा आपको BSHW। तो यहाँ पे S का मतलब क्या है भाई? स्टेपी जलवायु, यानी छोटे घास के मैदान। कैसे भाई? छोटे घास के मैदान। और AW में कैसी वनस्पति पाई जाती है भाई? सवाना वनस्पति। कौन सी भाई? सवाना, यानी बड़े घास के मैदान। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने पता होगा भी सागवान के वन पाए जाते हैं। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? नागौर, जालोर, जोधपुर, बांसवाड़ा? मैं कह रहा हूं दोस्तों, आंख बंद करके जवाब देने वाले सवाल है आज तो। हाँ भाई, आंख बंद करके भी आप लोग ऐसे प्रश्नों का, केवल सुन के मेरे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। लाल दोमट मिट्टी भी कहाँ नहीं, कहाँ पाई जाती है? नागौर में कैसे हो सकती है? जालोर में कैसे हो सकती है? जोधपुर में? क्योंकि इन तीनों जिलों में तो हम कहें कि हमारे बलुई मिट्टी पाई जाती है, बलुई या फिर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। एक ही जिला बचा, कौन सा? बांसवाड़ा। और इसी बांसवाड़ा जिले में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। अगला सवाल क्या करा मेरे साथियों? निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है भाई? जहां पर हम कहें कि वनों की मात्रा भी सर्वाधिक है, चाहे वन प्रतिशत का हो, चाहे वनावरण का हो, सबसे ज्यादा किस जिले में भाई? उदयपुर, पाली, बारां, अजमेर?
उदयपुर, पाली, बारा और अजमेर किस जिले में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं भाई? एकदम शानदार जवाब आ रहा भाई। चाहे प्रतिशत की बात करो चाहे वनावरण की बात करो, उदयपुर जिला जो है ये सबसे क्षेत्र में सबसे अधिक है भाई। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य करौली जिले में स्थित है भाई? आज जाके अभयारण्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभयारण्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कौन सा करौली जिले में स्थित है भाई? बंद बारेठा, केला देवी, गजनेर और सोरसेन। मैं कह रहा हूं दोस्तों ये कहीं पेपर चतुर्श्रेणी का तो अच्छे लेवल का था। हाँ भाई, आप लोगों की पिछली बार ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे, रीट मेंस जो हुआ था 2023 में, इसी प्रकार के प्रश्न आए थे। हाँ ध्यान रखना भाई। करौली हम जानते हैं भाई, केला देवी का मंदिर कहाँ है भाई? करौली जिले में कालीसील नदी के किनारे पर त्रिकुट पर्वत पर, और वहीं पे करौली में क्या है? करौली केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। कोई पूछे बंद बरेटा कहाँ भाई? भरतपुर के अंदर है भाई। बंद बरेटा कहाँ भाई? भरतपुर के अंदर है। गजनेर कोई पूछे तो कहाँ बताएंगे भाई? बीकानेर बताएंगे। गजनेर झील का निर्माण किसने कराया था भाई? गजनेर झील का निर्माण कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। और सोरसेन कहाँ भाई? बारा के अंदर है भाई। सोरसेन बारा, जहाँ पे हम कहें कि ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है जिनके पीठ की पूजा की जाती है। सोरसेन अंताप बारा के अंदर है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना मेरे दोस्तों। गजनेर झील का निर्माण, शानदार जवाब आया भाई, हमारे गंगा सिंह जी ने करवाया था। किन्होंने? गंगा सिंह जी ने 1920 ईस्वी में करवाया था। अगला देखो भाई, ऊन विकास विश्लेषण और प्रशिक्षण केंद्र क्रमशः कहां स्थित है भाई? अच्छा, एक ही प्रश्न में हमसे 3 प्रश्न पूछ लिए भाई। आज मतलब हमारे प्रश्न 50 नहीं है, प्रश्न हमारे कितने? 53 प्रश्न। ध्यान रखना, ऊन विकास विश्लेषण और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है भाई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर जोधपुर, जयपुर, जयपुर बीकानेर जोधपुर, जोधपुर बीकानेर जयपुर। हाँ भाई, आप लोगों को जवाब देना है इसका। आज है ना, कुछ प्रश्न इजी लेवल के, कुछ प्रश्न अच्छे लेवल के भी। पेपर में ऐसा ही होता है। पेपर में मान लो आप लोगों के 50 प्रश्न आएंगे, तो 50 में से लगभग हम कहें कि 42-45 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल हाँ आंख बंद करते ही टिक 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 टिक। हाँ, लेकिन 5-7 प्रश्न ऐसे आएंगे जो हमको नानी याद अड़ा देंगे। हाँ भाई, नानी क्या कर रही होगी, मम्मी क्या कर रही होगी, मेरा पेपर कैसा होगा, ऐसी हालतें कौन से? ये 5-7 प्रश्न है ना, ये होता है। इन्हीं 5-7 प्रश्न पे कमांड करने के लिए मैं करूँ दोस्तों, मेरे साथ बन जाना आप लोग। एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं करवाऊंगा, हर एक प्रत्येक प्रश्न का मैं आप लोगों को सबूत दूंगा। एग्जाम के बाद सबूत दूंगा दोस्तों, एक एक प्रश्न हमारी क्लासों से छपेगा भाई। ध्यान रखना, उनका विकास कहाँ होता है भाई? हमारे जोधपुर में होता है। विश्लेषण कहाँ होता है भाई? बीकानेर में होता है। और प्रशिक्षण कहाँ होता है भाई? जयपुर के अंदर। इसी क्रम में याद रखना कि उनका विकास कहाँ होता है? जोधपुर के अंदर। विश्लेषण कहाँ होता है? बीकानेर के अंदर। और प्रशिक्षण कहाँ होता है भाई? जयपुर के अंदर। आप लोगों को ऐसे याद रखना है, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, विकास, विश्लेषण और प्रशिक्षण। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है भाई? राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, पलास, कमल या जैस्मीन, है ना, जैस्मीन। कमल तो हम जानते हैं कि ये तो बीजेपी का राजकीय पुष्प है, भारतीय जनता पार्टी, तो इसी का राजकीय पुष्प क्या है भाई? कमल। ये तो आप लोग जानते ही हो। अब यहां से पूछ रहा है राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा भाई? या आप लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो भाई, हाँ रोहिड़ा। कौन सा भाई? रोहिड़ा, जिसे मरुस्थल हम कहें कि मरुस्थल का सागवान मरुशोभा के नाम से भी प्रसिद्ध है। हम कहें कि 21 अक्टूबर 1983 को इसको राजकीय पुष्प घोषित किया था। और कौन सा भाई? रोहिड़ा है। कौन सा भाई? रोहिड़ा है। ये पलास, जिसे जंगल की आग कहते हैं, पलास को क्या कहते हैं भाई? जंगल की आग। और इसका नाम क्या भाई? ब्यूटिया मोनोस्पोमा। जंगल की आग, ब्यूटिया मोनोस्पोमा। और इसका रोहिड़ा का नाम क्या भाई? टिकोमेला अंडुलेटा। हाँ, ये नाम ध्यान रखना भाई, टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है भाई, टिकोमेला अंडुलेटा। आप लोगों के प्रतीक चिन्ह भी एग्जाम में दिया गया है, इंपॉर्टेंट। अभी टिकोमेला अंडुलेटा 21 अक्टूबर 1983 को हम कहीं रोहिड़ा को राजकीय पुष्प घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट अभी ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पूंगी लोक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भाई? ये एक अच्छे लेवल का सवाल है। हाँ भाई, ये अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छों को नानी याद आएगी सवाल में भाई। कौन सा जो लोक नृत्य है जिसमें डफली, गुरालियो, खंजरी और पूंगी? कोई पूछे कि हाँ, कोई पूछे गुरालियो क्या है, तो कि ये भील है ना, भील जनजाति का वाद्य यंत्र है। हाँ भाई, भीलों का वाद्य यंत्र कौन सा भी? गुरालियो। सॉरी, हम कहेंगे ना कालबेलियो का, सॉरी है ना, कालबेलियो का वाद्य यंत्र कौन सा है? गुरालियो। और ये जो है ना कालबेलिया लोक नृत्य में, कालबेलिया लोक नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भाई? डफली, गुरालियो। केवल आपको गुरालियो भी याद होगा ना, ये पूछा हुआ एग्जाम में, गुरालियो स्पेशली पूछा भाई, गुरालियो क्या है, तो कालबेलियो का वाद्य यंत्र। और किस नृत्य में किया जाता है? कालबेलिया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जिसे यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। गुलाबो सपेरा, सोनू सपेरा इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। ये नृत्य अभी हम पढ़ के आए हैं,
है ना, ये हमारे मेवाड़ में होली, हम कहें होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य, ये हम कहें कि कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। और गीदड़ नृत्य, है ना, हम कहें कि होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है शेखावटी क्षेत्र। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है भाई? मरुस्थलीकरण को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना। क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है, मरुस्थल का मार्च। हाँ भाई, क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन। और यहाँ पूछा कौन सा कारण नहीं है भाई? एक अधिक जुताई, एक अधिक चराई, अधिक जनसंख्या, या फिर जैविक खेती। कौन सा नहीं है भाई? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल किसकी वजह से ज्यादा भाई? हमको ध्यान है भाई, अगर जुताई ज्यादा करेंगे तो है ना, जो मिट्टी है वो ऊपर की तरफ होगी, मिट्टी ऊपर की तरफ होगी तो हवा आएगी और उस मिट्टी को आगे तरफ ले जाएगी, मरुस्थल बढ़ रहा है। हम दोस्तों चराई अगर ज्यादा करेंगे, है ना, गाय जो है वो अगर हम कहेंगे चारों को ज्यादा खाएगी तो मिट्टी मिट्टी देखेगी, मिट्टी देखेगी तो वो मिट्टी भी वायु अपर्दन के कारण चली जाएगी। अगर जनसंख्या ज्यादा रहेगी मेरे दोस्तों, तो जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो है ना, हम कहें कि मिट्टी पे चलेगी, और मिट्टी पे चलने से भी क्या होगा? वायु अपर्दन होगा। लेकिन जैविक खेती मेरे दोस्तों, जैविक खेती ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकती। जैविक खेती मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, मृदा और खाद्य स्वराज अभियान भी है, ये हमारे इसी जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है। जैविक खेती, इसका आंसर सही होगा। अगला देखो, आईसीएआर द्वारा कितने कृषि जलवायु, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? 8, 10, 12, 14। भाई राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया भाई आईसीआर ने? 8, 10, 12, 14। भाई फटाफट से जवाब दो भाई, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? हाँ भाई, मेरे दोस्तों के जवाब आने लग गए। हाँ भाई, बिल्कुल शानदार, है ना। ये तो आज लॉलीपॉप वाला सवाल है। कितने भाई? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ये 10 आप लोगों को पता ही होगा, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B और 5। ये तो आप लोगों को याद होगा, ध्यान रखना, है ना। तो ये कितने आईसीआर, है ना, जो कि दिल्ली में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा भाई? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अगला देखो, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में 90.36% योगदान है भाई? हाँ भाई देख लो, राजस्थान जो है वो किस फसल में देश में 90.36% तक योगदान है। अगर इतना योगदान है तो जरूर ये पहले स्थान पे होगा, जरूर ये पहले स्थान पे होगा। हाँ भाई, और पहले स्थान पे बाजरा है। हाँ भाई, पहले स्थान पे हमारे राई सरसों है, पोषक अनाज है, कुल तिलहन है ना, है ना। ये जो हमारे ये पोषक अनाज है। और एक हमारे गुआर है। कौन सा भाई? गुआर जो है मेरे दोस्तों 90.36% का उत्पादन करके और है ना देश में पहले स्थान पर है। कौन सा भाई? गुआर। ज्वार मत कर देना मेरे दोस्तों, ज्वार मत कर देना ना, आप लोग ज्वार कर दोगे, ज्वार नहीं याद रखना, गुआर। ठीक है भाई, चलो। हाँ चलो अगला देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना भाई। अच्छा, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों के बीच? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ये देखो, दिल्ली से तो हमारे टर्म्स, खैर अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई, अब तो दिल्ली से टर्म्स रखने पड़ेंगे, बाकी भजन लाल जी कैसे सरकार चलाएंगे, है ना। तो दिल्ली का तो चलो, है ना, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, हमारे जो कौन है ना, ये ध्यान रखना, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये है ना 3 राज्यों की, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसका राजस्थान में हिस्सा कितना आता है भाई? 15.2% आता है। इस पर 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध से हमारे कोई मतलब नहीं है, नांगल बांध से भाखड़ा नहर निकाली गई है, जिससे हमारे राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़, भाई गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है ये लाभान्वित होते हैं। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है वो किसी इसी है ना नांगल बांध से भाखड़ा जो नहर निकाली गई है उससे लाभान्वित होते हैं। अगला देखो, कंवरसेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है भाई। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कंवरसेन लिफ्ट नहर मेरे दोस्तों, है ना, इसी कंवरसेन लिफ्ट नहर का पहले क्या नाम था भाई? लूणकरण सर। क्या नाम था भाई? लूणकरण सर लिफ्ट नहर। और इसी लिफ्ट नहर का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया? कंवरसेन। क्योंकि ये जो कंवरसेन लिफ्ट नहर मेरे दोस्तों, ये आईजीएनपी, हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो जनक है वो किन्हें माना जाता है? कंवरसेन को माना जाता है। हाँ भाई, और इन्हीं कंवरसेन के नाम से ये जो लूणकरण का नाम चेंज करके क्या रख दिया? कंवरसेन। और शानदार जवाब आ रहा भाई, बीकानेर जो जिला है, कौन सा भाई? बीकानेर जो जिला है उसको पीने के पानी के लिए आपूर्ति कराती है। आप लोगों ने दोस्तों है ना ये जो आईसीटी सूचना तकनीकी के नोट्स को बहुत ही शानदार प्यार दिया है मेरे दोस्तों। बहुत सारे जनों ने इस है ना ये जो नोट्स है इनको लिया है, और उनका जो फीडबैक आया वो बहुत ही काबिल तारीफ आया। लोगों को काफ़ी है ना पसंद आ रहे हैं लोगों को। तो कि आप लोगों को इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की जिम्मेदारी गुरुदीप क्लासेस की टीम की। और ये जो हम काम करें दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, हम कहें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास
कम है ना, कम पैसों में एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण मटेरियल हमको उनको देना चाहते हैं, जो कि दूर दूर की डाणियों में हमारे जो भाई बैठे है ना, दूर दूर के डाणियों में जो हमारे जो भाई बहन जो बैठे हुए हैं, उनको अच्छे से अच्छा और गुणवत्तापूर्ण मटेरियल देने का हमारा जो प्रयास है वो सदा ही बिल्कुल है ना हमेशा रहेगा भाई। अगला देखो, पिचियाक बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पिचियाक बांध कौन सा बांध है भाई? पिचियाक। ध्यान रखना, इसी पिचियाक का एक नाम और मिलता है, जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध भाई? जसवंत सागर। और ध्यान रखना, इसका एक नाम एग्जाम में ज्यादातर पिचियाक नाम आता है। और ये कौन सी नदी पे भाई? लूणी नदी। कौन सी नदी भाई? लूणी नदी। हाँ भाई, राजसमंद, झुंझुनू, प्रतापगढ़, जोधपुर। अब आप कहोगे सर लूणी नदी का संबंध ना राजसमंद से, ना झुंझुनू से, ना प्रतापगढ़ से। कहां से भाई? जोधपुर से। और इसी जोधपुर पे लूणी नदी पे कौन सा बांध बना हो भाई? पिचियाक बांध, या जिसे हम जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों, छाप लेना प्रश्न। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है भाई? सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन, थबड़ा, सूरतगढ़, कोटा या कालीसिंध? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा तो है ही है, लेकिन राजस्थान का पहला सुपर थर्मल भी है। राजस्थान का सबसे पहला तो है ही है, मतलब सबसे बड़ा तो है ही है, लेकिन सबसे पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी है। ठीक है भाई, जहां से टोटल हम कहें कि टोटल 2820, कितना भाई? टोटल 2800, हम कहें कि है ना, हम देखो 1500, देखो सुनो, 250 मेगावाट की कितनी इकाइयां लग रही भी? 6 इकाइयां लग रही, प्लस हम कहें कि 660 मेगावाट की 2 इकाइयां लग रही। कितना हो गया अभी? 1500 और 1320, है ना? जोड़ लो एक बार, 1500 प्लस 1320 कितना होगा भाई? हमारे 0, 2, 8 और है ना 2820 मेगावाट। कितना भाई? 2820 के साथ सूरतगढ़ जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ा और राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ध्यान रखना, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर है। बाकी कोटा का पूछे तो राजस्थान का पहला कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट कहाँ भाई? कोटा के अंदर है। कोई पूछे कि राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल कौन सा भाई? छबड़ा 12 के अंदर है, सुपर क्रिटिकल। अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहा है? रेलवे की सबसे छोटी लाइन नैरो गेज किस जिले में देखी जा सकती है? आप लोगों ने, है ना, आप लोगों ने तो क्या नहीं देखी होगी, लेकिन जो इस जिले में रहता है उसने जरूर देखी होगी, है ना। मीटर गेज होती है, ब्रॉड गेज होती है, नैरो गेज। रेलवे की भी कुछ अलग अलग लाइनें होती है। हमारे सामान्य नॉर्मल तो है ना मीटर गेज चलती है, ठीक है। कि रेलवे की पटरियों के बीच में डिफरेंस के आधार पर इनको बांटा गया। अब इधर हमको पूछा नैरो गेज किस जिले में देखी जा सकती है? ध्यान रखना भाई, जोधपुर, अलवर, डूंगरपुर, धौलपुर। राजस्थान का एक ही जिला जहां पर नैरो गेज लाइन पाई जाती है, और वो कौन सा भाई? धौलपुर। बिल्कुल एकदम शानदार शानदार जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। नैरो गेज लाइन केवल और केवल जोधपुर में देखी जा सकती है भाई। अगला चलो भाई, हाँ अपने धौलपुर में है ना, मिर्ची बाजार राजस्थान के किस मेले का मुख्य आकर्षक माना जाता है भाई? मिर्ची बाजार, पुष्कर मेला, चंद्रभागा पशु मेला, नागौर मेला या फिर कपिल मुनि का मेला? हाँ भाई, कौन सा मेला ऐसा है जो कि लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? लाल मिर्ची के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध माना जाता है भाई? पुष्कर मेला को तो हम रंगीन मेला कहते हैं। चंद्रभागा पशु मेला हमारे है ना जालरा पाटन में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये जो नागौर मेला मेरे दोस्तों, कौन सा? नागौर मेला, जो कि हर वर्ष लगभग जनवरी फरवरी माह में आयोजित होता है। और इसी नागौर मेले, हम कहें कि पशु मेला है एक प्रकार से, और इसी नागौर मेले का जो आयोजन है ये मुख्य आकर्षक मिर्ची बाजार होता है। कौन सा बाजार भाई? मिर्ची बाजार होता है। अब देखो, अब हमारे करंट अफेयर्स के सवाल आए हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों, अगर वो पीडीएफ अगर आप ले लोगे तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाएगा। हाँ भाई, और ये जो प्रश्न आते हैं ये उसी पीडीएफ से आप लोगों को उठा उठा के मैं दे रहा हूँ। और सिर्फ पीडीएफ से नहीं, मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को यही प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में छपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस जिले की प्रतापपुरा समिति को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ भाई? किस जिले की प्रतापपुरा जो समिति उसको देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर राजसमंद? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मेरे दोस्तों इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। आरपीसी ने तो पूछा कि बेस्ट टेक्नीशियन, बेस्ट एआई टेक्नीशियन से तो 2 आदमियों को दिया गया भाई। हनुमानगढ़ के थे दोनों ही, राजेंद्र और वीरेंद्र। राजेंद्र एंड वीरेंद्र दोनों ही ना दोस्त थे। जैसे जय और वीरू का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जय और वीरू। जैसे राजू और वीरू कहाँ के थे भाई? हनुमानगढ़ के थे। कहाँ के थे? हनुमानगढ़ के। ये तो आरपीसी ने पूछ लिया कि बेस्ट एआई टेक्नीशियन कौन है भाई? राजेंद्र और वीरेंद्र, हनुमानगढ़ के। और कोई पूछे कि किस जिले की प्रतापपुरा समिति को दूसरा स्थान, तो कि भीलवाड़ा। ये प्रतापपुरा समिति कहाँ भी? भीलवाड़ा के अंदर है, जिसको देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ भाई। अगला देखो, राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एग्रीस्टेक योजना राजस्थान के किस जिले से लागू की गई? एग्रीस्टेक है ना, एग्रीस्टेक योजना जिसमें फार्मर आईडी बनाई जा रही है,
यानी किसानों को मतलब हम कहें कि जो किसानों की ज़मीन है उसको डिजिटली किया जा रहा है, ताकि किसान फ़ोन में बैठा-बैठा देख सके। ताकि आजकल तो किसान फ़ोन में बैठा-बैठा रीलें देखता है, अब वो रीलें देखने के साथ-साथ वो ये भी देख सके कि भई मेरी जो ज़मीन है वो कहाँ पे है, कितनी है, उसका पट्टा, नकल, है ना, खाता संख्या, सब चीज़ वो कहाँ देख सकता है? फ़ोन में बैठा-बैठा देख सकता है। तो ये सिर्फ सीकर जिले से, हाँ भाई, दिसंबर 2024 में हम है ना, लगभग डेट 5 दिसंबर 2024 के आसपास है, हम कहें कि सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट ग्रुप है। पायलट का मतलब होता है कि तीव्र गति से लागू करना, हाँ भाई, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीकर जिले से लागू किया गया भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिसंबर 2024 के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग एवं जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन किस माह में किया गया? आप लोगों को सबको पता है भी मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है, लेकिन आजकल प्रश्न इस तरीके से आते हैं कि भाई मरु महोत्सव का आयोजन है वो किस माह में किया गया भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये देखो भाई, ये रहा अपने सुजस सार संग्रह का राजस्थान करंट अफेयर्स दोस्तों। और इन्हीं इसी पीडीएफ से हम कहें, इसी पीडीएफ नहीं, हमारे जितने भी सूजस सार, जितने भी प्रामाणिक स्रोत थे, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, या एक एक हम कहें कि एक एक विभाग की ऑफिशियल साइट पे जा जाके आप लोगों के लिए आंकड़े लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत मुश्किल वाला काम था और आप लोगों को नाम मात्र के शुल्क पे ही अपलोड करा रहे हैं। आप अगर बाजार में कोई किताब लेने जाओगे तो लगभग 150-200 रुपए की तो आपको केवल किताब मिलेगी, वो भी 5-6 महीनों की मिलेगी। फिर आपको पागल बना के कहेंगे कि ये किताब हमारी मार्केट्स में और आ रही है, फिर आप क्रोनोलॉजी लोगे, मुम्मल लोगे, लगभग करंट पे 400-500 रुपए बिगाड़ दोगे। लेकिन आप लोगों के पास तो पैसा होगा मेरे दोस्तों, लेकिन दूर है ना, ये जो ढाणियों में, गाँव में जो बैठे हुए हमारे जो भाई लोग हैं, जो कि है ना, जो कि शिक्षा के लिए मात्र पैसों के लिए वंचित है, उन मेरे प्यारे भाइयों के लिए नोट्स है वो बिल्कुल कारगर साबित होंगे मेरे दोस्तों। ये जो पैसे वाले, इनका सिलेक्शन हमको कराना भी नहीं है। हमको सिलेक्शन किसका कराना है? जो ढाणियों में हमारे जो भाई लोग जो बैठे हुए हैं, है ना, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो हमको मोटिवेट कर रहे हैं, जो हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन साथियों के ये जो है ना, ये जो नोट्स है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार कारगर होने वाले हैं। अभी दिवाली ऑफर में नाम मात्र के शुल्क पर आप लोगों को ये नोट्स उपलब्ध कराए गए। ध्यान रखना, फरवरी महीने भी 9 से 12 फरवरी को मरु महोत्सव का आयोजन कहां कराया गया भाई? जैसलमेर जिले के अंदर कराया गया। देखो, रीट में सिलेक्शन कौन चाहेगा? कोई हम कहेंगे कोई आईएएस या कोई कलेक्टर का बेटा तो कोई रीट में सिलेक्शन चाहेगा नहीं। रीट में सिलेक्शन वही चाहेगा जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, जिसके माँ बाप ने सपना देखा होगा कि हमारा बेटा अध्यापक बन जाएगा, और उस है ना, उसी सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों गुरुदेव क्लासेस रात दिन एक कर रहा है। हाँ भाई, रात दिन एक कर रहा है। ध्यान रखना, नारी तू नारायणी नारी शक्ति पुरस्कार मैं कर रहा हूँ दोस्तों, छाप लेना, छपेगा ये, ध्यान रखना, छपेगा। नारी तू नारायणी नारी शक्ति पुरस्कार, और एक एक फैक्ट आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूं, और ये फैक्ट आपको तब याद होंगे जब आपके पास पीडीएफ होगी, जब आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे भाई। मंजू बागमार, श्रुति खंडेलवाल, जूही कुमारी या उपयुक्त सभी। अब कई मेरे साथी जब परीक्षा में जाएंगे फटाफट से उपयुक्त सभी, और भरो रे भरो, चौथा गोला भरो फटाफट। हाँ भाई, है ना, अभी अभी चतुर्थ श्रेणी में एक हम कहेंगे एक ओमार शीट बहुत वायरल हो रही थी। उस ओमार शीट में एक बच्चे ने सब में ई, है ना, सब में 5वां जो ई गोला आता है वो भर दिया, है ना। किसी मैडम ने कहा होगा कि बेटा ई गोला, है ना, 5वां गोला जरूर बढ़ना, और उसने मैडम की बात फटाफट मान जाते हैं बेचारे, भोले भाले टाबर होते हैं राजस्थान के, मैडमों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और मैडम की बात मान ली, 5वां गोला, हर ओमार शीट में 5वां गोला, हर मतलब है ना, प्रत्येक प्रश्न में 5वां गोला भर दिया। उसका तो चतुर्थ श्रेणी में फाइनल सिलेक्शन है भाई, उसको तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने तो पद्मश्री के लिए भी गुहार करी भाई, उस आदमी को पद्मश्री दिलाया जाए। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अभी पद्मश्री छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? नारी तू नारायणी नारी शक्ति पुरस्कार मेरे दोस्तों जयपुर की श्रुति खंडेलवाल है, इनको दिया जाएगा। मंजू बागमार को हम कहेंगे नारी शक्ति अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा भाई? नारी शक्ति अवार्ड किसे दिया जाएगा? मंजू बागमार को दिया जाएगा। और जूही कुमारी को नारी गौरव अवार्ड। अब आप कहोगे सर ये नारी नारी से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए तो आप लोगों को वो जो राजस्थान करंट अफेयर्स वाली नोट्स की पीडीएफ लेनी है, हाँ इसीलिए लेनी है कि वहां पे आप लोगों का कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर कराया गया है। तीनों इफेक्ट एक जगह मैंने डाले हैं, आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेंगे तीनों फैक्ट एक साथ, लेकिन आपके भाई ने दोस्तों आप लोगों के लिए है ना बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से मेहनत करी है भाई। ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, 1.3 गीगावाट पीक क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को राजस्थान में कहां किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमसे क्षमता पूछ सकता है। 1.3 गीगावाट पीक पावर क्षमता, पीक का मतलब हाईएस्ट क्षमता ये हो सकती थी इसकी 1.3 गीगावाट। हाँ भाई, इसका जो उद्घाटन है 17 अप्रैल 2025 को रातानाडा जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, जामसर बीकानेर, सतीपुरा हनुमानगढ़। ध्यान है भाई, ध्यान रखना आप लोग। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, देखो रातानाडा में तो हमारे क्या भाई, हमारे है ना रातानाडा जोधपुर, ये तो हमारे बार बार परीक्षा में सवाल आता है ना, चाहे रातानाडा को चाहे है ना, ये है ना बार बार परीक्षा में सवाल आता है। तो कि ये वाला इंपॉर्टेंट करंट है ना, करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। रातानाडा में अपने जो है ना वायुसेना बेस जो स्टेशन है वो है ना रातानाडा में है ना,
क्यों? है ना, वायुसेना बेस स्टेशन है ना रातनाडा में, बिल्कुल है ना। तो रातनाडा में क्या, अभी वायुसेना का बेस स्टेशन है। पोखरण जैसलमेर में ये हमारे 1.3 गीगावाट है ना मेगावाट क्षमता वाले इसकी स्थापना की जाएगी। जामसर बीकानेर में क्या भाई, जामसर बीकानेर में हमको जिप्सम के भंडार मिले। कोई कहे कि जिप्सम के सबसे बड़े भंडार कहाँ भी, हमारे जिप्सम के अंदर। और सतीपुरा हनुमानगढ़ में पोटास के भंडार, किसके भाई, पोटास के भंडार कहाँ से मिले, सतीपुरा हनुमानगढ़। क्योंकि 1.3 गीगावाट पीक क्षमता का जो पावर प्लांट कहाँ लगा जाएगा भाई, सोलर पावर प्रोजेक्ट पोखरण जैसलमेर। अगला देखो भाई, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जनवरी माह में किया जाएगा। हाँ भाई, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नवंबर महीने में किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। पहली बार राजस्थान को मेजबानी मिली है, ध्यान रखना। और कौन सा संस्करण भाई, 5वां, ध्यान रखना। इसके योजना समिति के अध्यक्ष कौन होंगे भाई, देखो 5 बड़े स्तर के, हम कहेंगे खेलो इंडिया भारत सरकार द्वारा कराते हैं। और अगर बड़े स्तर के कोई प्रोग्राम होते तो पहले उनकी योजना होती है, प्लानिंग होती है। ऐसे थोड़ी है कि हम कोई खो खो कबड्डी को है ना गांव में सितुलिया फितुलिया थोड़ी खेल रहेगी, चलो रे चलो शाम को 5 बजे मिल जाना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इनमें क्या पूरी योजना होती है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। नवंबर माह में होगा 5वां संस्करण खेलो सिटी है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जयपुर में होगा। और जयपुर की एक तो एपेक्स, हम कहेंगे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी भाई, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, फोन आते होंगे, एडमिशन ले लो एडमिशन ले लो, हाँ ये वही पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। एक हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी, हाँ राजस्थान विश्वविद्यालय, यहाँ दोनों में होंगे, नवंबर महीने में होंगे। और इस योजना समिति के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा होंगे। कौन होंगे भाई, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। बाकी जानकारी भी याद रखना भाई। राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ कृष्ण वागड़े 45वें नंबर के हैं। मुख्य सचिव कौन है भाई, सुधांशु पंत, ये भी 45वें नंबर के हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई, वासुदेव दैनानी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्या करा है, बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का प्रावधान किया गया भाई, कितने कोष का गठन किया गया बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अभी शायद आ रहा है ना, अभी हमारे हम कहें कि ये जो अभी पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड वाला, उसमें भी सवाल आया था कि बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना दोस्तों, कि जो भी गांव हो जिसकी जन है ना 50% से अधिक वहां पे अगर अनुसूचित जाति रह रही हो, जनजाति नहीं मेरे दोस्तों, अनुसूचित जाति, यानी हम जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट, ऐसी जहां पर 50% से अधिक रह रही हो, ऐसे गांवों का विकास करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर योजना की जो शुरुआत है वो 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा की गई। और इसके लिए मेरे दोस्तों 250 करोड़, कितने करोड़ भाई, 250 करोड़ के कोष का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, 50% से अधिक जहां पर अनुसूचित जाति रह रही हो, जनजाति नहीं केवल जाति। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 250 करोड़ के बजट के साथ बाबा साहब अंबेडकर योजना शुरू करी भाई। अगला देखो, राजस्थान के निम्न में से कौन सा गांव बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान का कौन सा गांव जिसे बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, खिचन, मैनार, फूलिया कला या फिर देवतलाई। कौन सा गांव राजस्थान का जिसे बर्ड विलेज कहा जाता है, अभी चर्चा में भी था। अभी हमको पता है कि खिचन और मैनार, इनको 4 जून 2025 को इन दोनों गांवों को क्या भाई, रामसर स्थल, रामसर साइट के रूप में घोषित किया। पहले तो केवलादेव रामसर साइट थी, फिर हमारे सांबर झील बनी, फिर तीसरे और चौथे नंबर पे कौन सा, खिचन और मैनार। और ये जो मैनार है दोस्तों बर्ड विलेज के नाम से भी प्रसिद्ध। मैनार कहाँ भाई, मैनार उदयपुर में, खिचन तो आप जानते हो फलोदी, हमारे फलोदी में कुर्जा पक्षियों के लिए है ना। और मैनार कहाँ भाई, मैनार उदयपुर के अंदर है। कोई पूछे दोस्तों राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ बनेगा भाई, इसी अंबेरी उदयपुर के अंदर। हाँ भाई कहाँ बनेगा, अंबेरी उदयपुर में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क। दूसरा पूछे तो हम बताएंगे इसी हमारे अजमेर जिले में राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क, पहला अंबेरी उदयपुर, दूसरा अजमेर जिले के अंदर बटरफ्लाई पार्क बनेगा भाई। एक एक चीज याद कराऊंगा आपको, एक एक चीज। चलो भाई, राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी 2025 का पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार का संबंध राजस्थान के किस जिले से भाई। हाँ भाई, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी थी और इन्हीं घोषणा के अंदर राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले, एक तो युवा साहित्य, एक बाल साहित्य, राजस्थानी भाषा के लिए है ना। हम बात करें जनरली राजस्थानी भाषा के लिए, हेलो मायड भाषा रो है ना, कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। हाँ भाई है ना, कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे ये जो पुरस्कार है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ है ना, आप लोगों ने वो एक चीज सुनी होगी दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ आप लोगों ने सुना ही होगा, कुणहा आपा ध्यान राखणो, कुणहा आपा ध्यान राखणो, मायड़ भाषारो मान राखणो, रेवो कठे मुल्क में
पर दिल में राजस्थान राखणो। सुना होगा। तो ये हेलो मायड़ बासरो कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। और दोस्तों राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। आज तो खैर हमारी ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, 1000 1500 2000 दो 5000 10,000 जने जानते होंगे, लेकिन आगामी दिनों में जब हमारे पास भी एक अच्छी ऑडियंस हो जाएगी, एक अच्छे श्रोता हो जाएंगे और हमारे जब साथी हमारा साथ देंगे, मैं कह रहा हूं दोस्तों राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए गुरुदीप क्लासेस की टीम हमेशा तत्पर रहेगी। हाँ भाई, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाना। और ये भोगीलाल पाटीदार को मेरे दोस्तों बांसवाड़ा के थे, और है ना पखेर उमनी पीड़ा, कौन सा भाई इनकी है ना, इनकी कृति कौन सी थी भाई, पखेर उमनी पीड़ा। और इस पीड़ा के लिए इनको क्या मिला भाई, ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का हम कहेंगे बाल साहित्य पुरस्कार है। युवा साहित्य कोई पूछे तो किसको मिला भाई, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता, युवा साहित्य किसको मिला, है ना। देखो मानस पोर्टल का संबंध किससे भाई, वंचित वर्गों को राशन किट उपलब्ध करवाने से, मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने से, राज्य सरकार द्वारा वनावरण में वृद्धि से, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में सर्वांगीण विकास से। मानस पोर्टल ध्यान रखना भाई 1933, इसके लिए एक नंबर भी दिया गया 1933, 1933 में फोन लगा दो। कोई भी आप लोगों को पता चले कि आपके गांव से कोई आदमी है ना, कोई आदमी अफीम डोरा है ना, ये जो जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र वाले जो है उनको अफीम और डोडा का बहुत शौक होता है ना, हमारे गांव से बहुत गाड़ियां जाती हैं, ठीक है। तो ये अफीम और डोडा की जो हम कहें कि ये जो है ना, ये जो हमारे ये जो तस्करी करते हैं, इनकी सूचना देने के लिए मादक पदार्थ, कौन से भाई, मादक पदार्थ, हाँ भाई, हाँ ये मारवाड़ी काफी प्रसिद्ध होते हैं, इसके लिए ध्यान रखना, अफीम और डोडा के लिए। और मादक पदार्थों की तस्करी अगर आपको ऐसे दिख जाए, फोन मत करना, वास्तव में फोन मत कर देना, वरना आप लोग तो खबर दे दोगे और वो जो तस्करी करने वाले आपको उठा के ले जाएंगे। ध्यान रखना 1933, कितने नंबर पे फोन करना भाई, हाँ एक चीज तो सुनना, फोन करना है, एक चीज सुनना, फोन मत करना, है ना। मादक पदार्थों की तस्करी मानस पोर्टल, है ना। नारकोटिक्स ब्यूरो जो हमारे होता है, हम है ना, नारकोटिक्स ब्यूरो जो होता है, ये नारकोटिक्स जो ब्यूरो होता है, इसी का काम होता है जनरली मादक पदार्थों की तस्करी रोकना करना, अफीम और डोडा से संबंधित है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आज के 50 दमदार वाले प्रश्न, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है पूनम चंद गोदारा को, है ना, ये जो हम कहेंगे युवा साहित्य जो पुरस्कार वो मिला है, और भोगीलाल पाटीदार को बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। बहुत ही शानदार आज के 50 प्रश्न ये यहीं समाप्त होते हैं। आप लोगों का दोस्तों, आप लोगों का साथ इसी तरीके से बनाए रखेगा, और हम आप लोगों के जो कमेंट आते हैं दोस्तों, कभी कभी कमेंट कम पड़ जाते हैं, आप लोगों के कमेंट इतने भरमार होने चाहिए कि यूट्यूब को लगे कि यार वास्तव में कोई तो है जो ये क्लास लेने के लिए आया है। हाँ, यूट्यूब पर तहलका मचाने के लिए आ गए मेरे दोस्तों। शानदार तरीके से दमदार वाली क्लास हमारी होने वाली है। एक एक प्रश्न हमारा, हम कहें कि दोस्तों एक एक प्रश्न इतना कीमती होने वाला है कि आप लोगों की परीक्षा में सीधा सीधा सा परीक्षा में छपने वाला सवाल है। और जब आप लोग जब पेपर दे रहे होंगे तो आप लोगों के कानों में मेरी गूंज गूंज रही होगी कि यार ये तो अतुल सर की आवाज है जो मेरे कानों में गूंज रही है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आप लोगों का जो सिलेक्शन सुनिश्चित कराने की गारंटी आपके भाई अतुल पारिक ने ली है और पूरी गुरुदीप क्लासेस की टीम ने ली मेरे साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की दमदार वाली क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहेगा और दिवाली के इस त्योहार में खुशियां मनाते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।